चलिए फिर आज क्या स्टार्ट करना है। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में है। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ये भी समझ लो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जब भी कोई प्रोसेस होता है सिस्टम में, जब भी कोई एक प्रोसेस करता है, यानी कि जब भी कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? अब तीन टाइप्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां लिखो थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसमें? टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थर्मल इक्विलिब्रियम में। दूसरा आता है अपना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसमें अपना प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तीसरा आता है मटेरियल इक्विलिब्रियम। मटेरियल इक्विलिब्रियम, इसमें अपना क्या होता है, पहले इसमें क्या होने से पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। देखो, मटेरियल इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, ठीक है। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा? फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, जैसे मान लो कोई गैस है एक्स गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ एक्स लिक्विड, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट्स में चेंज हो। क्या में चेंज हो? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो क्या हुआ, गैस से लिक्विड हो गया, बट एक्स का एक्स ही है, सब्सटेंस वही है। वही मैं बात करूं अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो जैसे मान लो N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2। यहां पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे कांस्टेंट है आपका कंसंट्रेशन। क्या कांस्टेंट है? कंसंट्रेशन। तो मटेरियल इक्विलिब्रियम में जो हमारा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या रहता है भैया? कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? मटेरियल। जब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो मैकेनिकल, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो थर्मल। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक तरफ देखेंगे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ लेट्स सी। क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस? ओके, समझते हैं इसको पहले डायग्रामेटिकली। अच्छा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है बहुत ही स्लो, वेरी स्लो, इनफाइनाइटली स्लो। ओके,
तो पॉइंट बाय पॉइंट इधर समझते भी चलेंगे और इसको पहले यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे, ठीक है। मान लो ये आपका कोई एक कंटेनर मान लो, वेसल मान लो कोई भी। अब इस वेसल के अंदर ना गैस फिल है और यहां पे लगा हुआ है एक पिस्टन, ठीक है। ये क्या है सर? पिस्टन है, ठीक है। हाँ भाई बताओ, देखेंगे सब लोग बोर्ड पे। अब क्या किया, क्यों, अब जैसे ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, मान लो पी एक्सटर्नल। सर कैसे लग रहा है ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर? बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे सैंड के ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, क्या है? सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक एक करके सैंड के पार्टिकल्स यहाँ पे मतलब डालना स्टार्ट कर दिया, एक एक करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे सबसे पहले मैंने एक सैंड का पार्टिकल डाला, इस पिस्टन के ऊपर एक सैंड का पार्टिकल डाला, ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, हल्का नेग्लेजिबल मूव करेगा, अरे हाँ कि ना, लेकिन मूव तो करेगा भाई। तो जब ये नीचे से मूव करते हैं, गैस जो अंदर नीचे जो गैस है, ये गैस भी एक प्रेशर लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर ऑफ गैस, क्या कहेंगे? और ऊपर पी एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो सैंड के पार्टिकल से लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, क्लियर है? इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं, और इसको अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं, अपोज कर रहा है ना, क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। अब देखिएगा, तो भाई अब जब एक सैंड का पार्टिकल डालेंगे, मान लो ये जो पिस्टन है ये यहां से यहां आ रहा है मूव करके, ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो धीरे धीरे आएगा, एकदम धीरे धीरे, पहले एक सैंड का पार्टिकल गया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर एक सैंड का पार्टिकल गया, फिर थोड़ा सा नीचे, एक बार मैंने एक एक सैंड का पार्टिकल बारी बारी से डाल रहे हैं उस पर, इस पिस्टन के ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अच्छा, इसका जो हर एक जो पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, हर एक सैंड पार्टिकल डालने के बाद ये पिस्टन क्या होगा? अपने इक्विलिब्रियम फेज में होगा। मान लो एक सैंड का पार्टिकल डाला, थोड़ा नीचे आया, फिर कहेगा कि नहीं मेरे को एडजस्ट करना, अपने इक्विलिब्रियम में जाना है, इक्विलिब्रियम में जाएगा, फिर एक सैंड का पार्टिकल, फिर थोड़ा सा नहीं, फिर इक्विलिब्रियम में जाएगा, फिर नीचे, फिर इक्विलिब्रियम, तो धीरे 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 करते आएगा। तो यानी कि एक इनफाइनाइट टाइम लेगा इस प्रोसेस को, इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, इनफाइनाइट स्टेप में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, इट टेक्स इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट, इनफाइनाइट स्टेप्स लिख लो या टाइम लिख लो, टाइम टू कंप्लीट, क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अब देखिए समझिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में जब ये पिस्टन धीरे 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 नीचे आ रहा है, तब क्या हो रहा है कि इसका हर एक पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम है, हर एक स्टेप में ये पिस्टन क्या है? अपने इक्विलिब्रियम में। थ्रू आउट, ये यहां से यहां आने तक का इस थ्रू आउट चेंज में कैसा है? इक्विलिब्रियम में। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम फेज, each step is in equilibrium। थ्योरी ज्यादा मैटर नहीं करता, बस चुपचाप समझते रहो बस, ठीक है। अब देखो, समझो बात को, मैंने कहा अच्छा मान लो जो ये स्मॉल चेंज हो रहा होगा, एक सैंड के पार्टिकल से जो स्मॉल चेंज हो रहा होगा, उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? डीपी कहते क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार, प्रेशर में जो चेंज आ रहा होगा वो कितना का चेंज आ रहा होगा? डीपी, ठीक है।
अब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो बड़ा है ना, तभी तो नीचे आ रहा है पिस्टन मेरे भाई। तो यानी कि जो पी एक्सटर्नल माइनस प्रेशर ऑफ गैस होगा वो किसके बराबर होगा, डीपी के बराबर होगा। पी एक्सटर्नल माइनस प्रेशर ऑफ गैस होगा वो किसके बराबर होगा, डीपी। डीपी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज। डीपी कैसा है, वेरी स्मॉल, यानी डीपी टेंडिंग टू मान लो 0 है। डीपी क्या है, टेंडिंग टू 0। पी एक्सटर्नल माइनस प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू डीपी। सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसा है सर, समझते हैं। सर पी गैस माइनस पी एक्सटर्नल क्यों नहीं लिखा, ये भी तो कह सकते हो। बेटा एक बात बताओ, हमेशा बड़े माने छोटा करते पॉजिटिव लाने के लिए चीज है ना। बड़ा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस, नीचे आ रहा है ना, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा बड़ा है तभी तो नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई क्या लिखा, पी एक्सटर्नल माइनस प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू डीपी। और ये जो चेंज आ रहा है वो कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डीपी। अरे हाँ कि ना, हर एक स्टेप का बोल रहा हूं मैं, ये हर एक स्टेप का है। एक सैंड का पार्टिकल आया, नीचे आया, कितना नीचे आया, डीपी। कितना प्रेशर में कितना चेंज आया, डीपी चेंज आया। फिर एक सैंड का पार्टिकल आया, फिर कितना चेंज आया, डीपी। तो वहां पे क्या इक्वेशन आएगा, पी एक्सटर्नल माइनस प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू डीपी। यानी पी एक्सटर्नल कौन सा होगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, किसके बराबर होगा, डीपी के बराबर होगा। क्या क्लियर है ये चीज, चमक रहा है थोड़ा बहुत, अरे हाँ कि ना बोलो यार, क्लियर है ना। अब आते हैं यही इरिवर्सिबल प्रोसेस में। नेक्स्ट आते हैं इरिवर्सिबल में। सेम चीज रहेगा, मान लो अंदर गैस भरा पड़ा है, ये अपना पिस्टन, एक साथ बता रहा हूं दोनों ताकि डिफरेंस समझ में आए आप लोगों को। पिस्टन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। गैस है तो प्रेशर ऑफ गैस इधर लग रहा होगा, और ऊपर से एक कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे अभी हम लोग, देखना क्या डालेंगे, ठीक है। ठीक, इस पिस्टन को मूव कराना है मान लो, ठीक है। अब क्या किया इस केस में, मैंने एक बड़ा मास एम ले लिया और उसको पटक के यहां पे फेंक दिया इस पिस्टन के ऊपर, एक साथ रख दिया। मान लो इस पिस्टन पे क्या रख दिया, यही सेम मास एम, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये पिस्टन सडन चेंज करेगा, अब ये तुरंत कहां से, यहां से एकदम तुरंत यहां आ जाएगा, हाँ ना बोलो यार। मान लो यहीं पे आ रहा है, यहां पे आके प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा हो गया तो इससे नीचे नहीं गया, क्लियर है। अब देखो, तो यहां से यहां आया, तो यहां पे अब ये चेंज किसके बराबर होगा, डीपी के बराबर होगा कि डेल्टा पी के बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर होगा। इस केस में एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हाँ कि ना यार। कांस्टेंट है तभी तो एकदम थ्रू आउट एकदम तुरंत नीचे लेके आ गया, हाँ कि ना बोलो यार। तो पहला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इट टेक्स फाइनाइट स्टेप्स या टाइम टू कंप्लीट, हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा क्या, अरे हाँ ना बोलो यार। इसका हर एक स्टेप एक तुरंत, ये पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है ना मेरे भाई, ये तुरंत यहां से यहां आ गया, तो इसका हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। ईच स्टेप डज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत, पक्का। चलो इस केस में वापस से ये क्या भाई, ड्राइविंग फोर्स, ये प्रेशर ऑफ गैस, अपोजिंग फोर्स, क्लियर है। तो यहां पे अब समझना, जो डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे क्या है,
कांस्टेंट, पी एक्सटर्नल जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? अरे बोलो, डिफरेंस समझ में आ रहा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में? पक्का? क्लियर है ना? चमक रहा है? नोट कर लीजिए इसको जल्द से जल्द, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये सारी चीजें? क्लियर है ना? हाँ, ये वाला स्टेप समझ में आया ना, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम और ईच स्टेप डज नॉट इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम जो है सराउंडिंग से हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम में है, या फिर कह लो सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन एवरी स्टेप, इसमें और इसमें सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग इन एवरी स्टेप। इसमें सिस्टम और सराउंडिंग हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम फेज में नहीं है, इसमें हर एक फेज में इक्विलिब्रियम, मतलब हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम फेज में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, हीट। हीट हीट ठीक है, हीट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? क्या होता है हीट? सब लोग सुनते हैं ना, हीट हीट हीट। फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिर वर्क क्या होता है? ना मारू है कुछ भी बोल दो सर, नहीं आ रहा है तो सर कुछ भी बोल दो समझ लो, आ जाओ समझते हैं हीट के बारे में। देखो, सबसे पहले समझो, इट इज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब सर, मतलब मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी बस रुक जाओ, 5 से 10 मिनट बाद इसका मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? इट इज द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, अब जो डेफिनेशन आएगा वो समझना, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड या एक्सचेंज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये ध्यान रखना, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। चमका नहीं सर थोड़ा सा, देखो मान लो ये एक आपके पास छोटा सा प्यारा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो कुछ भी है। इसके ऊपर मैंने एक और ब्लॉक रख दिया जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? क्लियर है? अब देखो, बताओ हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगा? नीचे से ऊपर, हाई टू लो। अरे भाई ये ठंडा है तो ये गर्म कर देगा ना इसको भी, नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। तो यानी कि इस तरीके का ट्रांसफर हो रहा है हीट का ट्रांसफर नीचे से ऊपर, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी कोई भी एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसी को क्या कहते हैं? हीट। तो मतलब सर अगर टेम्परेचर डिफरेंस में ट्रांसफर नहीं होगा तो उसको हीट नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसको हीट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर उसको? वर्क। क्या बोल देंगे? वर्क। समझ में आया? तो नोट करके यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हीट के साथ साथ वर्क का भी डेफिनेशन पता चल गया आप लोगों को कि इफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड
other than temperature difference, then this is called as work. चमका कि नहीं चमका यार? समझ में आया? नहीं आया? पक्का? सोच लो. चलो ठीक. क्लियर हो गया? हीट का मतलब समझ में आ गया और वर्क का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. सिंपल परिभाषा है इसका कि उसको हीट कहेंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा. जहां पे भी एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई और मीन से हुआ. सर कोई और मीन से क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा मैं, रुक जाओ अभी. ठीक है, अब आते हैं समझते हैं आगे. चलो अब देखो, हीट जो है ना दो तरीके का हो गया. यहाँ पे हम लोग दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे हीट के लिए. ठीक है, या हीट दो चीजों दो उसको समझने से पहले एक टर्म समझ लो, हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट टर्म समझो हीट कैपेसिटी. लिखिए. ठीक है, क्या होता है हीट कैपेसिटी? समझेंगे बात को भाई. हीट कैपेसिटी का मतलब इधर देखिए बोर्ड में सब लोग देखो इधर. इट इज द amount of heat required to raise the temperature of any substance by 1 डिग्री सेल्सियस. क्या बोला सर? कुछ समझ में नहीं आया. मैं कह रहा हूं मान लो ये कोई भी एक सब्सटेंस है. ठीक है, अब इसको इसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा जो भी होगा अपना. ठीक है, इसके 1 डिग्री टेम्परेचर को और बढ़ाने में, यूनिट डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी हीट को क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी. किसी भी सब्सटेंस को उसके यूनिट डिग्री टेम्परेचर में चेंज लाने या बढ़ाने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हीट को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी. समझ में आया? क्लियर है? तो क्या होता है भाई, देखो देखो यहां पे जो अपना आएगा Q इक्वल्स टू हीट इक्वल्स टू C डेल्टा T आता है. क्या आता है? C डेल्टा T, वेयर C इज हीट कैपेसिटी. वेयर C इज हीट कैपेसिटी. डेल्टा T इज क्या? टेम्परेचर डिफरेंस. डेल्टा T इज व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस. Q तो पता ही है, हीट. ठीक है, अब समझो बात को. समझेंगे समझेंगे गाइस. फोकस ऑन द बोर्ड. अगर मैं क्या कर दूं? टेम्परेचर डिफरेंस जो बोला था ना मैं, डेल्टा टी, क्या कर दूं? 1 डिग्री सेल्सियस. ये कर दूं ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू C. समझ में आया? हीट required to raise a temperature of any substance by 1 degree Celsius is known as heat capacity. क्लियर है? यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी? C की. यहां पे C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी या टी जो भी कह लो. तो क्या आ जाएगा बताओ? जूल पर केल्विन. अच्छा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अभी देखना क्यों इंपॉर्टेंट है. यूनिट देख के बता पाओगे क्योंकि जूल पर केल्विन. क्लियर है? क्या हीट कैपेसिटी समझ में आ गया? दो तरीके के हीट कैपेसिटी होता है. ये जो C होता है ना, C हीट कैपेसिटी को डिनोट किससे करते हैं? C से. ये क्लियर है ना सबको? C से. दो तरीके का C होता है. एक होता है CP, एक होता है CV. CP का मतलब होता है
Cp का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चमका? Cp का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है ये चीज? पक्का? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी सीएम से डिनोट करते हैं इसे, सी मोलर। हाँ भाई, तो देखो अभी तक क्या था, अच्छा कैसा क्वांटिटी है ये, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव हीट कैपेसिटी बताइए, कैसा क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। कैसा क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। चेंज हो सकता है मेरे भाई, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है मास पे, फिक्स नहीं है ना। अब अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, ये बताओ एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? तो ये इंटेंसिव है। क्यों सर? अभी जवाब मिल जाएगा। क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, बातचीत नहीं, रिक्वायर्ड टू रेज और टेम्परेचर of 1 degree Celsius या by 1 degree Celsius for 1 mole substance। दो चीजें, क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल सब्सटेंस। अब 1 मोल से समझ में आ गया मोलर हीट कैपेसिटी। ये फिक्स्ड हो गया भैया, कितने मोल के लिए ही है? 1 मोल के लिए। अब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट्स वाई ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो यहां पे जो हमारा रिलेशन आएगा क्या, Q इक्वल्स टू n cm डेल्टा T। हीट क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू n cm डेल्टा T। यहां से Q जो हमारा cm आ जाएगा, क्या आ जाएगा? Q अपॉन n डेल्टा T। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर मोल केल्विन, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यूनिट ध्यान रखते रहना, क्योंकि यूनिट से ही पता चलेगा कि मैं क्वेश्चंस में नहीं यूनिट देगा तुमको, ये वहां पर नोट करके नहीं देगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ठीक है, यूनिट देखोगे तो पता चल जाएगा कि हीट कैपेसिटी की बात हो रही है या मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। और तीसरा जो हीट कैपेसिटी आएगा, तीसरे टाइप का जो तीसरा टर्म आएगा हमारे पास, वो आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बातचीत नहीं गाइस? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर है? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सर? CS। देखो, अमाउंट ऑफ हीट required to raise a temperature by unit degree Celsius for 1 gram substance, for 1 gram substance। अरे हाँ कि ना यार, क्लियर है? 1 मोल के लिए मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है? 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? तो यहां से हमारा जो Q आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? MCS डेल्टा T।
ठीक है, तो यहां से जो सी एस निकलेगा वो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यूनिट क्या आ जाएगी बताओ, जूल पर, बताओ ग्राम केल्विन। क्लियर है, क्योंकि मास है यहाँ पे, मोल नहीं है, समझ में आया ना, पता लगा लिख दिया मोल केल्विन, जूल पर ग्राम केल्विन। क्या क्लियर है ये चीज आपको, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते होंगे आपके पास Q के 3 फॉर्मूले आ गए, क्या सर, C डेल्टा टी इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी इक्वल्स टू एम सी एस डेल्टा टी, यहाँ पे एन सी एम डेल्टा टी। देखिए इसको, अब ये तीनों में से कौन फॉर्मूला कब लगाना है कैसे पता चलेगा, यूनिट्स को देख के। क्लियर है, जूल सिर्फ जूल पर केल्विन हो सी डेल्टा टी, जूल पर मोल केल्विन हो तो क्या हो जाएगा सी एम डेल्टा टी, एन सी एम डेल्टा टी, और जूल पर ग्राम केल्विन हो तो एन एम सी एस डेल्टा टी। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको आप लोग चाहिए तो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो यहां पे हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा, अगर हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो जो हमारा C होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट C इक्वल होगा Cv के। दूसरा, अगर हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस है तो हमारा जो C होगा वो किसके इक्वल होगा, Cp के। वही अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारा जो C होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। फॉर्मूला में रखो पता चल जाएगा, किसी में भी T नीचे आता है ना तो डेल्टा T कौन 0 हो जाएगा आइसोथर्मल में, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, वही हमारा लास्ट में एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो जो हमारा C होगा क्या होगा, 0। ठीक है, एडियाबैटिक है ना, Q 0 हो जाएगा तो टोटल क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा एक चीज जो यहाँ पे पीछे शायद मैं भूल गया था, साइन कन्वेंशन, ठीक है, हीट का, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। देखो हीट दो ही तरीके का होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब्ड या तो हीट रिलीज्ड। तो अगर हीट एब्जॉर्ब्ड हो सिस्टम के थ्रू कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर हीट रिलीज्ड हो सिस्टम के थ्रू तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।